नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो पुराने वीडियो में हम देख चुके हैं, हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। साथ साथ अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके भी का भी कुछ पोर्शन लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पढ़ें। आने वाले एग्जामों में थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके का ग्रुप सी में रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत आपको बीच बीच में स्टैटिक जीके की भी वीडियो आती रहेगी। एक वीडियो पहले दे चुका हूँ मैं, जीबी पंत पे हमने एक वीडियो बनाई थी। आज जो स्टैटिक जीके में दूसरी वीडियो है, यह उत्तराखंड में महत्वपूर्ण संस्थान। इन संस्थानों पर बात करूंगा। ये संस्थान पहली आज की वीडियो आएगी, इसमें राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों पे ही हमने बात की है। फिर आने वाले टाइम पे जैसे जैसे टाइम लगेगा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके हम आएंगे। कोशिश रहेगी आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट दें। चलिए तो चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वह उत्तराखंड के महत्वपूर्ण संस्थान। आयोग का भी यहाँ पैटर्न बढ़ा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन उठने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इन चांसेस में देखेंगे, इन संस्थानों को देखेंगे, साथ साथ इनसे रिलेटेड जो जानकारी हम पे मिलती है इन जानकारियों पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा चीज़ होगा हम पे आएगा वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थापित है। देहरादून प्रेमनगर के पास ये वन अनुसंधान संस्थान है। बहुत सुंदर ये जगह भी है। हम लोग देखते हैं देहरादून के बीच सेंटर में ये स्थित है। मैक्सिमम लोग देखें तो ज़्यादा लोग अब यहाँ फोटोग्राफी के लिए लोग बहुत जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी ये बिल्डिंग है। बीच में स्टूडेंट ऑफ ईयर तक स्टूडेंट ऑफ ईयर जो फिल्म बनी थी सेकंड वाली, इसकी शूटिंग भी शायद यहीं हुई थी। तो चलिए एफआरआई पे देखते हैं, एफआरआई का हिस्ट्री देखते हैं। बात करूँ मैं 1865 में भारतीय परिवेश में बात करता मैं, तो भारतीय परिवेश में इस टाइम पहले वन अधीक्षक आ चुके थे, डी बैटरिज 1865 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक हुए थे। फिर इन्हीं की सोच थी कि इस क्षेत्र में एक कॉलेज खोले जाए। इसी कॉलेज की आधारशिला में बात करूं तो 1778 डी बैटरिज की सिफारिश पे 1778 में इस क्षेत्र में फॉरेस्ट रेंजरों के लिए प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल खोला गया। इस स्कूल का नाम रखा गया इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। 1878 में डी बैटरिज की सिफारिश पे देहरादून क्षेत्र में एक स्कूल खोला था फॉरेस्ट रेंजरों के प्रशिक्षण के लिए। इस स्कूल का नाम रखा गया था इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसी पे देखें तो 1906 में इसका नाम बदल के रख देते हैं हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई। तब से ये नाम अभी भी स्वतंत्रता बाद भी अभी भी ये नाम हम पे मिलता है एफआरआई का। तो एफआरआई के बारे में और चीज़ें देखें तो एफआरआई जो भवन था, मेन भवन था, ये भवन जो हमें दिख रहा है ये लाल लाल ईंटों वाला। एक तो इस भवन की देखें शैली, देखें तो शैली इस भवन की जो आती है ग्रीक रोमन जो ये भवन है, देखिए गुम्बद भी है, ईंटें भी हैं इस पे। तो इसकी जो शैली आती है ग्रीक रोमन शैली का ये मंदिर है, सॉरी भवन है, ग्रीक रोमन शैली का ये भवन है। फिर इसकी जो परिकल्पना की थी या वास्तुकार इसके जो थे, इनका नाम आता है सीजी ब्लॉमफील्ड। इसके वास्तुकार या इसके जिन्होंने इसकी परिकल्पना की थी वो थे सीजी ब्लॉमफील्ड। इसकी शैली आएगी तो ग्रीक रोमन शैली का ये भवन स्थित है, देहरादून शहर में है। 78 में इसकी स्थापना स्कूल के रूप में हुई थी। 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना गया। फिर सीजी ब्लॉमफील्ड ने इसकी परिकल्पना की थी, रोमन शैली का ये है। फिर इस पे अगली जो जानकारी हम पे आती है कि इसका निर्माण 1923 से इसका निर्माण शुरू हुआ था। 1923 से इसका निर्माण शुरू हुआ था और एक डेट आती है हम पे 7 नवंबर 1929। 7 नवंबर 1929 को इस भवन का जो उद्घाटन किया था, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लॉर्ड इरविन ने 7 नवंबर 1929 को एफआरआई भवन का उद्घाटन किया था। तब से ये भवन ऐसा का ऐसा है। फिर इस भवन की एक और विशेषता है, इस भवन की जो ईंटें हैं ना, जो लाल लाल हमें ईंटें दिखती है, ये ईंटें की बात करूँ तो इसकी ईंटें सोलर पद्धति पर पकाकर तैयार की गई है। सोलर पद्धति पे पकाकर ये ईंटें तैयार की गई है। यही कारण है कि इन ईंटों पे अभी तक अम्लीय वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब से बना है तब से ऐसा का ऐसा डिट्टो ये देखने के में मिलता है। फिर एफआरआई पे बात करूं तो एफआरआई ने 1991 में इसी एफआरआई को डीम्ड का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? डीम्ड का दर्जा।
डीम्ड का दर्जा तो दिया गया था 1991 में, इसे डीम्ड का दर्जा दिया गया। इसी के साथ साथ एक सन आता 1988 में, 1988 में इसे स्वायत्त संस्थान दिया गया, एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में इसे जाना गया। 1988 से अपनी स्वायत्तता इसने स्थापित कर ली थी 1988 में। 1991 में इसे डीम्ड का दर्जा दिया गया। 2006 में इसने अपने पूरे 100 वर्ष किए, तो इस 100 वर्ष पूरे करने पे इसने 2006 में किए, तो इसी 100 वर्ष पूरे करने पे इसने अपनी प्लेटिनम जुबली 2006 में मनाई इसने, प्लेटिनियम जुबली। तो ये था एफआरआई के बारे में। हम पे ये चीज़ें मिलती है एफआरआई के बारे में। एफआरआई से जो भी रिलेटेड फैक्ट थे ये फैक्ट हम पे आते हैं। फिर और फैक्ट आते हैं, जैसे ये एफआरआई है तो इसमें तो गेट नहीं दिख रहा, लेकिन जो इसका प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार को ब्रेंडिस गेट, जो इसका प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार को ब्रेंडिस गेट के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हम पे एफआरआई से संबंधित जानकारियाँ। और जानकारी की बात करूँ तो इसके संग्रहालय में 6, इस भवन के परिसर में 6 संग्रहालय, इस परिसर में एफआरआई परिसर में 6 संग्रहालय हैं। साथ साथ यह एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी से निर्मित एक संग्रहालय भी यहाँ पे स्थित है। फिर एफआरआई से संबंधित ये फैक्ट हम पे थे। अब अगला जो हमारा होगा एफआरआई के बाद जो अगली हम पे आएगी, अगला संस्थान जो हम पे आएगा वो संस्थान है भारतीय सैन्य अकादमी। भारतीय सैन्य अकादमी सबका ड्रीम रहा है, जब भी कोई 12th पास करके आता है, देहरादून तैयारी करना आता, हर कोई सबसे पहले सोच आती है वो होता है आईएमए। सबका ज्वाइन करने का, आईएमए में जाने का बहुत इच्छा होती है। मेरी भी इच्छा थी, जब देहरादून आए थे सबसे पहले आदमी कोचिंग भी एनडीए की करता है। तो देखिए आईएमए क्या करता है कि आईएमए एनडीए की कोचिंग कराता है। आईएमए की बात करूँ, आईएमए की आधारशिला पे बात करेंगे तो आईएमए देहरादून में स्थापित है, साथ साथ एफआरआई के बगल में प्रेमनगर में ये स्थापित है। आईएमए पे बात करूं तो आईएमए भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इसका जो 1931, जो आईएमए के बारे में जानकारी देते हैं, 1931 में एक समिति बनी थी, चैटवुड कमेटी। 1931 में चैटवुड समिति बनी थी। इस क्षेत्र में एक कॉलेज खोलने के लिए ब्रिटिश अधिकारी के साथ साथ भारतीय अधिकारियों के भी एक सैन्य स्कूल बनाने के लिए एक समिति बनी थी, चैटवुड समिति। यही चैटवुड समिति 1932 में सिफारिश करती है कि देहरादून क्षेत्र में एक स्कूल खोलना चाहिए। इसी स्कूल का नाम बाद में पड़ता है आईएमए। तो इस स्कूल के बारे में बात करूं तो सबसे पहले 1 अक्टूबर, ये क्वेश्चन आ चुका है, 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1932 को इसका उद्घाटन मार्शल फिलिप चैटवुड के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन जो था 1 अक्टूबर 1932 को फिलिप मास्टर चैटवुड द्वारा किया गया था। फिर 10 दिसंबर 1932 से इस पे कार्य करना प्रारंभ हो गया था। फिर इसका कार्य प्रारंभ हो गया था 10 दिसंबर 1932 से। फिर जो जानकारी आती है इस पे 1949, जब भारत अब स्वतंत्र हो चुका था 1947 में, फिर इसके नाम परिवर्तन की चर्चा चलती है, क्योंकि ये पहले ब्रिटिशों का स्कूल था। अब भारत स्वतंत्र हो गया तो 1949 में इसके नाम बदलने की चर्चा चलती है। और 1949 में इसका नाम बदल के रख दिया था आर्म फोर्सेस अकादमी। 1949 में इस अकादमी का नाम बदल के रख देते हैं आर्म फोर्सेस अकादमी। पहले जो अकादमी थी ये थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम से इसका उद्घाटन हुआ था 1932 में। फिर 1949 में इसे आर्म फोर्सेस एकेडमी के नाम से नाम बदल दिया गया। फिर 1950 में पूरा इसका नाम बदल के, फिर 1950 में भी इसका नाम बदलते हैं। अब की बार इसका नाम बदल के कर देते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर 1960 में फाइनली इसका फिर ये नाम पड़ता है भारतीय सैन्य अकादमी। फिर 1960 में इसका नाम परिवर्तन करके रख देते हैं फिर से भारतीय सैन्य अकादमी। तब से यही नाम प्रचलित है इसका।
भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी इसका नाम पड़ा था 1960 में। फिर देखिए तो 1948 में भारतीय गवर्नर जनरल थे इस टाइम सिराज गोपालाचार्य। 9 नवंबर 1948 को सिराज गोपालाचार्य भी इसमें उपस्थित हुए थे जब इनकी पहली परेड हुई थी 1948 में। तो सिराज गोपालाचार्य ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था, एज ए गवर्नर ये यहाँ पे रहे थे। फिर इसी के बाद एक डेट और आती है 9 दिसंबर 1948 को जवाहरलाल नेहरू भी इस परेड, इनकी एक परेड में उपस्थित यहाँ पे हुए थे। तो ये थी आईएमए से संबंधित जानकारी। आईएमए एक महत्वपूर्ण संस्थान है, ये देहरादून में है। 1 अक्टूबर 1932 को औपचारिक इसका उद्घाटन हुआ था। 10 दिसंबर 1932 से इन्होंने इस बिल्डिंग पर काम करना प्रारंभ किया। फिर देखें तो 1949 में इसका नाम बदल के रख दिया आर्म फोर्सेस एकेडमी। फिर 1950 में इसका नाम फिर चेंज करते हैं हम, फिर इसका नाम चेंज करके रखते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर 1960 में फाइनली इसका नाम जो मिलता हमें भारतीय सैन्य अकादमी, और तब से अभी तक यही नाम हम पे चलता हुआ आ रहा है। तो ये था भारतीय सैन्य अकादमी के बारे में हमें जानकारी है। चलिए जो अगला हमारा संस्थान होगा, ये संस्थान होगा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 1922 में इसकी स्थापना हुई है। ये भी देहरादून शहर में स्थित है। जब 1922 में जॉर्ज पंचम के बड़े पुत्र थे ना, वेल्स ऑफ, इन्हें कहते थे प्रिंस ऑफ वेल्स, जॉर्ज पंचम के बड़े पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका नाम रखा गया था रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। 1922 में जब यह हुआ था तो इसका नाम रखा गया था रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से 1922 में इसकी स्थापना की थी जॉर्ज पंचम के बड़े पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1922 में। अब देखें तो 1922 के बाद 1959 फाइनल डेट आती है हम पे 1959 को इसका नाम चेंज करके रख दिया गया। राष्ट्रीय नाम आगे से लगा देते हैं हम इसके, राष्ट्रीय और रॉयल हटा देते हैं हम, रॉयल की जगह हम यहाँ पे लगा देते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज फाइनली जो इसका नाम पड़ता है RIMC 1959 में पड़ता है। तो इसके बारे में ये जानकारी थी। पहले देखिए दोबारा रिवीजन करा देता हूँ मैं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में स्थापित है। 1922 में जॉर्ज पंचम, उस टाइम ब्रिटेन का क्राउन था जॉर्ज पंचम के बड़े पुत्र हुए प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा इसकी स्थापना रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से देहरादून शहर में 1922 में की गई थी। फिर इसका नाम परिवर्तन करके 1959 में रखा गया। रॉयल की जगह राष्ट्रीय नाम हमने लगा दिया। तो ये चीज़ें थी हम पे RIMC के बारे में। आप भी इस चीज़ का थोड़ा बहुत नोट बनाते चलना, कभी आपको भी बहुत काम आएंगे ये चीज़ें। फिर चलिए अगली चीज़ पे बात करता हूँ। अगला जो संस्थान आएगा हम पे, अगला संस्थान है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान पे बात करूं तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान पहले तो देहरादून में था नहीं, बाद में ट्रांसफ़र करके देहरादून आया है। तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान की बात करूं, सबसे पहले इसकी स्थापना 1767 में इसकी स्थापना होती है कलकत्ता में। इसकी स्थापना 1767 में होती है। फिर तब से 1937, 38, 39 में जब द्वितीय विश्व युद्ध लगता 1939 के बाद, तो ये कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके इसे 1942 में कलकत्ता से इसे ट्रांसफ़र करके देहरादून वाले क्षेत्र में लाते हैं। 1942 में इसे कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके, पहले स्थापना 1767 में कलकत्ता में हुई थी, फिर ट्रांसफ़र करके द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसे ट्रांसफ़र करके यहाँ देहरादून क्षेत्र लाया जाता है 1942 में। इसी विभाग की बात करूँ तो इसी विभाग ने सर्वप्रथम 1781 में इस विभाग ने अपना पहला मानचित्र, इनका काम ही चित्रण का होता, मानचित्रण का इनका काम होता। तो इस डिपार्टमेंट ने जो अपना पहला मानचित्र बनाया था 1781 में बनाया था। इसमें बंगाल और बिहार की सीमाओं का
इन्होंने रेखांकित करते हुए प्रकाशित किया था इसे, जो 1781 का इनका पहला मैप था। ये बंगाल बिहार की सीमाओं को सम्मिलित करते हुए बनाया गया था। तो 1900 फिर देखिए 1854 जब भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई, तो इसी विभाग ने पहला डाक टिकट छापा था। तो वो छापा था 1854 में। तब से लेकर ये विभाग अब तक चला आ रहा है। तो ये चीज़ें थी हमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में, ये चीज़ें हम पे जानकारी थी। फिर आगे आइए तो आगे बात करूँगा। तो देखिए बात करूँ लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, सबका एक ड्रीम होता है, हर कोई चाहता है मैं यूपीएससी निकालूं, यूपीएससी निकाल के मसूरी में जाऊं, लबासना की जैकेट पहन के मसूरी की वादियों में फ़ोटो खिंचाने का हर किसी का शौक़ होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी जो होती ना, जो प्रशिक्षु आईएएस होते ना, जो ये पेपर निकाल के आईएएस पेपर निकाल के ट्रेनिंग लेने यहाँ मसूरी में आते हैं, यहीं से ये सीख के जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर के संबंधित ये जो भी ट्रेनिंग लेते हैं मसूरी से लेते हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं, लबासना के बारे में बात करते हैं। आपका भी शायद ड्रीम हो, हमारा भी था, पर अब क्या करें। तो लबासना की बात करूं, लबासना की स्थापना, इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को इसकी स्थापना होती है मसूरी में। मसूरी में होती है ट्रेनिंग, आईएएस यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये था। फिर इसका आदर्श वाक्य जो आता है, आदर्श वाक्य इनका संस्कृत में इनका एक आदर्श वाक्य आता, शीलम परम भूषणम। शीलम परम भूषणम संस्कृत में है ये, शीलम परम भूषणम इनका आदर्श वाक्य मिलता है। शीलम परम भूषणम का मतलब देखें हिंदी में तो चरित्र सबसे बड़ा गुण है। चरित्र सबसे बड़ा गुण है। शील होना मतलब चरित्र, शांत रहना हमारा सबसे बड़ा गुण है। तो इसी प्रशासनिक अकादमी का जो आदर्श वाक्य आता है, शीलम परम गुणम परम भूषणम, ये हम पे मिलता है। फिर अब अगला जो हमारा होगा, अगला टॉपिक होगा हमारा आर.एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी। हमने पहले राष्ट्रीय स्तर पे देखा था, राष्ट्रीय स्तर पे लबासना को देखा था। अब राज्य स्तर पे बात करूं तो आर.एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी जो उत्तराखंड यूकेपीएससी से जो लोग निकल के आते हैं, एसडीएम वगैरह, तो यहाँ पे एटीआई, इसे शॉर्टकट में बोलूँ तो एटीआई में ये लोग ट्रेनिंग करते हैं। आने वाले टाइम में आप लोगों में से कई लोग बीपीडीओ जो लोग बने होंगे वो भी एटीआई जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो आपका भी कभी सपना हो एटीआई जानने का तो आप भी बीपीडीओ की तैयारी कीजिएगा। आने वाले टाइम में शायद, अभी तो आएंगे नहीं, अभी गया है फॉर्म, तो आने वाले टाइम में शायद आपको मौका मिले एटीआई जाने का, नहीं तो उत्तराखंड पीसीएस तो है ही। तो चलो आर.एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी पे बात करूं तो आर.एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1988 को इसकी स्थापना होती है नैनीताल जनपद में। नैनीताल में ये स्थापित है आर.एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी 1988 से लगातार यहाँ पे जो हमारे प्रशिक्षु यूकेपीएससी के प्रशिक्षु होते हैं, जो प्रशासनिक अकादमी में राज्य स्तर से आते हैं, उन लोगों को ये लगातार ट्रेनिंग देते जा रहे हैं। साथ साथ उत्तराखंड के और सर्विसेज में भी जो लोग जाते हैं उनके लिए भी ये ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं। तो ये था आर.एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी एटीआई। अब अगला जो हमारा होगा, अगला संस्थान है स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खुला था, उसी की एक ब्रांच है, उपशाखा है स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इस पे बात करूं तो बहुत लोगों को इस पे कन्फ्यूजन है। कई लोग कन्फ्यूजन बताऊं क्या है, 1924 मारूं या 1936? परीक्षावाणी में 2 सन है, इस सनों पे बहुत डाउट था पहले भी। चलो आज आपके सन ये चीज़ें आपका क्लियर करा देता हूँ मैं। आर.एस. टोलिया प्रशासन, ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इस विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पे बात करूं तो सबसे पहले विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1924, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1924 में हुई थी। ये बात नोट कर लीजिए। पर यह स्थापना उत्तराखंड में नहीं हुई थी, बल्कि हुई थी कलकत्ता।
1924 में इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है। ये स्थापना की जाती है बीसी सेन द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वो की जाती है 1924 में कलकत्ता में। फिर 1936 को इसे कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके हम लाते हैं अल्मोड़ा, कटारमल वाले क्षेत्र अल्मोड़ा में लाते हैं 1936 में। शायद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होता वो यहीं पे होता है। कन्फ्यूज़न क्या होता है कि कई लोग 1924 और 1936 में फंसे रहते हैं। तो अब की बार याद रखना, स्थापना 1924 में कलकत्ता में हुई थी। फिर इसे ट्रांसफ़र करके लाया जाता है 1936 में कटारमल अल्मोड़ा में। फिर इसके बारे में जो आगे जानकारी देते हैं 1959 में उत्तर प्रदेश सरकार इसका अधिग्रहण कर लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे अपने आप इसकी पावर जो अपने हाथ में ले लेती है 1959 में इसका हो जाता है अधिग्रहण। फिर 1974 डेट आती है हम पे 1 अक्टूबर 1974 की। 1 अक्टूबर 1974 से इसका जो ये नाम पड़ा ना, स्वामी विवेकानंद। पहले इसका नाम पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान था जो कलकत्ता में हुआ था, लेकिन 1974 से इसका नाम स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। तो ये थी हम पे इस बारे में, इस टॉपिक पे ये चर्चाएं थी। फिर अगला जो हमारा संस्थान है, अगले संस्थान पे बात करूं तो अगला संस्थान है वाडिया इंस्टीट्यूट भूगर्भीय जो जानकारियाँ हमें उपलब्ध करा जाता है हिमालयन इसका वाडिया इंस्टीट्यूट पे बात करूं तो वाडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना भी दिल्ली में हुई थी, उत्तराखंड में नहीं हुई थी। वाडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना भूगर्भीय जानकारियाँ जो हमें देता वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक लोग हमें जानकारियाँ देते हैं 1968। वाडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना 1968 में हुई थी। 1968 में इसकी स्थापना दिल्ली में 1968 इसकी स्थापना दिल्ली में डी.एन. वाडिया ने की थी। फिर 1976 8 वर्ष बाद इसे देहरादून ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1976 से वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून में है। भूगर्भीय जानकारियों के बारे में ये लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए ये चीज़ें थी हम पे वाडिया इंस्टीट्यूट के बारे में। और वाडिया इंस्टीट्यूट के बारे में जो चीज़ आएगी, वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में है। इसका पूरा नाम आएगा वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी के नाम से आएगा। तो चलिए अगला जो हमारा अगला संस्थान होगा, अगला संस्थान है हमारा ONGC पे बात करूं तो ONGC की स्थापना, इसका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 को इसकी स्थापना देहरादून में की जाती है। 1956 ONGC की स्थापना देहरादून में की गई। फिर ONGC की बात करूं तो ONGC की टैगलाइन हम पे मिलती है। इनकी टैगलाइन है साहसी जनों का भाग्य भी साथ देता है। क्या मस्त इनकी टैगलाइन है, साहसी जनों का भाग्य भी साथ देता है। तो जो ONGC की टैगलाइन है साहसी जनों का भाग्य भी साथ देता है। आप भी देखिए ना, आप भी साहसी बनो। कोई बात नहीं, कोई पेपर निकलता नहीं तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साहसी बनिए, अगले पेपर के बारे में सोचिए। क्या पता हो ना हो आपका भी भाग्य वहाँ साथ दे आपका। आप भी क्या पता उत्तराखंड में कुछ बड़ा करके दिखाएं लोगों को। फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। टॉप मारिए, उत्तराखंड में कुछ नाम बनाइए अपना। फेल तो हर कोई होते हैं, हर वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका पहला ही एग्ज़ाम निकलते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग बहुत दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में निकलते हैं। तो आप भी इस बारे में ज़्यादा ना सोचिए जो बाहर हुए हैं, आप कुछ बड़ा करिए। आने वाले टाइम में फॉरेस्ट गार्ड है हम पे जुलाई, सबसे बड़ी चोट उसी फॉरेस्ट गार्ड पे मारनी है आप लोगों को। तो चलिए ये था ONGC के बारे में। फिर ONGC को पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण संरक्षण गुणवत्ता मानकों के लिए ISO 1401 भी इसे दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण से गुणवत्ता से संबंधित ISO 1401 भी इसे मिला है। तो ये था ONGC के बारे में हम पे जानकारी। ONGC 1956 देहरादून में स्थापित है। तो अगला संस्थान हमारा होगा, वो अगला संस्थान होगा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान।
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान पे बात करूं तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान 1978 में इसकी स्थापना होती है रुड़की में। रुड़की हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रुड़की में इसकी स्थापना की जाती है। रुड़की से देखें तो ऊपरी गंग नहर का भी उस टाइम इस क्षेत्र से विस्तार हो रहा था। इसी कारण सिंचाई की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना रुड़की में 1978 में। साथ साथ इसके साथ एक और देख लेते हैं हम, राष्ट्रीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ये भी इसी के साथ साथ है, रुड़की में स्थापित है। 1928 इसकी स्थापना जो होती है, 1928 को इसकी स्थापना होती है। फिर 1949 से इसे संस्थान का दर्जा दिया जाता है। तो ये थे हम पे राष्ट्रीय स्तर के उत्तराखंड क्षेत्र में संस्थान। फिर अगले वीडियो में जो जो छूट गए अगले वीडियो में इन बातों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी आप लोगों से। उम्मीद रहेगी कि हम आप लोगों से जल्दी मिलेंगे। अब तो थोड़ा बहुत तबीयत भी ठीक है, प्लास्टर भी कट चुका है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए लगभग पर डे एक वीडियो आएगी। तो जहाँ तक मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए पर डे एक वीडियो लाने की। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे जल्दी।